स्वागत है आपका। एक नए विषय पे चर्चा करेंगे, गैस पावर साइकिल, जो कि थर्मोडायनामिक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। इनफैक्ट यही इसका पर्पस है। हम जो कर रहे हैं वो इसका वन ऑफ द सबसे ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है पावर साइकिल, जो कि पावर जनरेशन का है। तो इसमें दो तरह के आपके जो जो चर्चा करेंगे वो पहले तो ये समझेंगे कि पावर साइकिल क्या होता है, और इसमें दो तरह के ये एप्लीकेशंस होंगे। पहला तो एक बार हम समझने के बाद कि थर्मोडायनामिक साइकिल क्या होता है। थर्मोडायनामिक साइकिल में आप पावर जनरेट भी कर सकते हैं, जो कि आपका पर्पस होगा पावर जनरेशन का। दूसरा रेफ्रिजरेशन का भी है। तो दोनों चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। और इस लेक्चर में पहले तो हम इसे फंडामेंटल्स जो है उसको समझेंगे, और जो बेसिक एजम्पशंस होते हैं इस पूरे कैलकुलेशंस में उसको हम समझेंगे। और बाद में जो आगे के लेक्चर में होगा वो इंजन को समझने की कोशिश करेंगे, रेसिप्रोकेटिंग इंजन जिसे कहते हैं। और कुछ हद तक हम एग्जाम्पल के माध्यम से जो तरह तरह के इंजन, जो साइकिल, अलग अलग साइकिल्स होते हैं उसके बारे में समझेंगे, जैसे ऑटो हुआ, डीजल हुआ, ब्रेटन हुआ। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हम जानेंगे कि पावर साइकिल और थर्मोडायनामिक साइकिल होता क्या है, और ख़ास तौर पे गैस पावर साइकिल क्या होता है। एक बार वो समझ में आया तो फिर रेफ्रिजरेशन साइकिल और बाकी चीज़ों को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो थर्मोडायनामिक साइकिल, जैसे मैंने कहा, इसके दो मेन पर्पस हैं। एक तो आपको पावर का है, जो दो कैटेगरी है, जो पावर का है, और दूसरा रेफ्रिजरेशन। ठीक है। तो ये जो ऑपरेट होता है वो थर्मोडायनामिक साइकिल पे होता है, तो इसीलिए पावर साइकिल इसे कहेंगे, इसे रेफ्रिजरेशन साइकिल कहेंगे। ठीक है। और इसमें जो हम थर्मोडायनामिक साइकिल में दो तरह के भी इसके सब पार्ट होते हैं। एक आपका गैस साइकिल कहते हैं, जिसमें कि मेनली जो वर्किंग फ्लूइड है, जो फ्लूइड काम करता है, वो गैस फॉर्म में हमेशा रहता है। तो एक हो गया गैस साइकिल, जिसमें कि वर्किंग फ्लूइड जो है वो हमेशा गैसियस स्टेट में होगा, हमेशा गैस फॉर्म में होगा। ठीक है, हमेशा थ्रू आउट जो है गैस फॉर्म में होगा। दूसरा जो है वो है आपका वेपर वेपर साइकिल। इसमें क्या है कि साइकिल का आधा भाग वो वेपर में होगा और दूसरा भाग जो होगा वो लिक्विड में होगा। सो वेपर में कुछ भाग होगा और आधा भाग जो होगा वो लिक्विड में होगा, कंडेंस फॉर्म में होगा। तो ये कहने का मतलब वो सैचुरेटेड कंडीशन या डोम में ये काम करता है। तो उसके बारे में हम जानेंगे। तीसरा ये समझना ज़रूरी है कि थर्मोडायनामिक साइकिल का मतलब हमेशा ये क्लोज नहीं होगा। मतलब साइकिल का मतलब ऑफ कोर्स आप जो हम लोगों ने डेफिनेशन में किया है, जैसे कि पीवी, हमने अगर स्टार्ट किया किसी स्टेट में तो वापस उसी स्टेट में आते हैं। बट जो सिस्टम है अगर कम्प्लीटली क्लोज है तो ये संभव है, जो आप मैंने जो ड्रॉ किया है कि भाई जो फ्लूइड हमने यूज़ किया है उसे वापस हम उसी में लेके आ रहे हैं, और बीच में अपने तीन चार जो डिवाइसेस है वो हमने यूज़ करेंगे, जो कि हमारे सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ, इन सबको जो वैलिड रखते हुए इसे करना है। दूसरा ये है कि ओपन होता है, जिसमें कि कुछ फ्लूइड हमने स्टार्ट किया और उसको फिर हमने थ्रो कर दिया और फिर नया फ्लूइड लेके आए, जिससे कि इनिशियल जो साइकिल में जो स्टेट है, मैकेनिकल स्टेट, वो सेम हो जाए। थर्मोडायनामिक स्टेट सेम नहीं होगा क्योंकि फ्लूइड ही चेंज हो गया। तो इस तरह के जो चीज़ है वो आप देखते हैं जैसे ऑटोमोबाइल में, जिसमें कि आपका हमेशा एक गैस जो है वो चलता रहता है। तो वो जो देखेंगे वो ओपन साइकिल होता है, जिसमें कि गैस बर्न हुआ और उसके बाद उसका जो उसने काम किया उसके बाद उसको फिर एग्जॉस्ट में चला गया और फिर दूसरा नया फ्रेश गैस आया। तो ऐसे जो सिस्टम होगा वो ओपन होगा, और वही आपका जो प्रैक्टिकल वे में करते हैं उसमें भी आपके दो तरह के होते हैं कि इंटरनल कंबशन होता है, एक्सटर्नल कंबशन होता है। इंटरनल कंबशन का मतलब ये हुआ कि जो अंदर से आपका हीट जनरेशन हो रहा है, जिसमें कि फ्यूल जो है वो सिस्टम की बाउंड्री के अंदर ही जो है वो बर्न हो रहा है फ्यूल। और एक्सटर्नल जो आपका कंबशन इंजन है, जिसमें कि आप फर्नेस के माध्यम से सप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे कि स्टीम बेस्ड पावर प्लांट होता है वो एक्सटर्नल हुआ, जो आपके ऑटोमोबाइल में होता है वो इंटरनल हुआ। तो इस सब चीज़ों को हम समझेंगे और
जानेंगे इस रेस्ट ऑफ द जो लेक्चर्स हैं हमारे इस कोर्स में। पर पहले हम एनालिसिस करते हैं, थोड़ा सा इसको कंसिडर करते हैं कि पावर साइकिल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे बताएं। अप्रॉक्सीमेशन इसमें बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको ये समझना है कैसे इसको मैथमेटिकल एनालिसिस करने के लिए हमें कुछ ना कुछ अप्रॉक्सीमेशन लगाना पड़ेगा, और उसी के बारे में हम इस लेक्चर में हम समझेंगे क्या क्या अप्रॉक्सीमेशन है। तो शुरुआत करते हैं। जैसे कि आइडियल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी चीज़ का, तो कई बार हम लोग बहुत ही वेग अप्रॉक्सीमेशन करते हैं। जैसे कि इस केस में हम ये कह सकते हैं कि ये ओवन है और इसके अंदर पोटैटो आलू ले रहे हैं, आलू में पानी नहीं है, तो उसको अप्रॉक्सीमेट करने के लिए हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वाटर। तो ये काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन होता है। ऐसे ऐसे अप्रॉक्सीमेशन भी इंजीनियरिंग में कभी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो सिंप्लीफाइड करने से एनालिसिस सिंपल होती है। तो आइडियलाइजेशन जिसे कहते हैं, आइडियल सिस्टम को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे तो आप साइकिल को एनालाइज करने के लिए बहुत डिफ़िकल्टी होगी नॉर्मली, क्योंकि एक्चुअल साइकिल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, और जो भी पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस हैं वो सब साइकिल पे ही काम करते हैं। तो आइडियल साइकिल एक हम लोग कंसिडर करेंगे जो कि कम से कम क्लोजली जो है वो मिलता हुआ एक्चुअल साइकिल से हो, और इंटरनली रिवर्सिबल हो, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं हो इंटरनली। हम लोग एक्सटर्नल रिवर्सिबल की बात नहीं करेंगे इसमें इंटरनली रिवर्सिबल हो, जैसे कि बाकी जो हमने एक्सप्रेशन निकाले हैं अभी तक वो हम यूज़ कर सके। तो एक अप्रॉक्सीमेशन के हिसाब से आप देखिए कैसे हम अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हैं। ये है आपका पी और वी डायग्राम, एक्चुअल जो प्रोसेस हुआ है, जो कि ये मान के चलिए जो कि डॉटेड लाइन है, और ये आपका साइकिल है, तभी ये घूम के वापस आ रहा है। और इसका हम अप्रॉक्सीमेट कैसे कर रहे हैं कि यहाँ पे एक प्रोसेस हो गया जो कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम कर रहा है, जिसलिए वर्टिकल लाइन हो गया। दूसरा ये जो है ये दूसरा प्रोसेस है, ठीक है, फिर एक कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया और फिर एक प्रोसेस हो गया। अब ये वाला पार्ट जो कि पीवी है, ये मान सकते हैं कि चलिए आइडियाबैटिक है या टेम्परेचर कांस्टेंट है इसमें। तो ये चीज़ हमें अप्रॉक्सीमेशन करना है। जबकि एक्चुअल देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस हैं, स्लोप थोड़ा सा डिफरेंट है, या ये जो कांस्टेंट है ये वाला पार्ट जो है थोड़ा सा कांस्टेंट नहीं है एग्जैक्टली, बट इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। अच्छा, दूसरी बात है कि जो हम लोग इसमें ईटा लेंगे, ईटा वो आपका ये होगा डब्ल्यू नेट आउट डिवाइडेड बाय क्यू इन। ये आपका, क्योंकि ये थर्मल एफिशिएंसी है तो इसका हम लोग ईटा रेशियो लेंगे। ये तो डेफिनेशन हो गया, बट कार्नोट चूँकि हम जानते हैं कि कार्नोट साइकिल सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, और इसीलिए जब हम लोग आइडियल कंडीशन कह रहे हैं तो इंटरनल रिवर्सिबल कह रहे हैं तो कार्नोट साइकिल का यूज़ करेंगे, ठीक है। और हमें पता है कि कार्नोट साइकिल का मतलब ये नहीं है कि वो एक्सटर्नल रिवर्सिबल ही हो सकता है, चूँकि लेकिन कार्नोट साइकिल जो है इंटरनल ही ज़्यादा मैटर करता है, और इसलिए उसको हम लोग यूज़ कर लेंगे क्योंकि वो हम लोग ने रिवर्सिबल कर लिया। अब एक्चुअल कंडीशन में तो ये होता है कि आपके पास हीट ट्रांसफ़र होगा जो कि फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस से है, ये सब भी होगा, और इसीलिए एक्सटर्नल रिवर्सिबल तो कभी नहीं होगा आपका रियल साइकिल में, ओके। बट इंटरनल रिवर्सिबल एनालिसिस से हम बाकी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये जो डिस्कशंस हैं, इससे डिस्कशन से हम समरी लेते हैं कि हम लोग क्या क्या एजम्पशन ले रहे हैं। तो कॉमन जो आइडियलाइजेशन है, जो आइडियल हम कंसिडर कर रहे हैं चीज़ें, एजम्पशंस कंसिडर कर रहे हैं, और जो सिंप्लीफिकेशंस कर रहे हैं वो ये है कि पहला कि जो साइकिल है उसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, इसीलिए कोई आपका प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा आपके पाइप में और डिवाइसेस में, और जो भी आपका एक्सपेंशन है और ये कंप्रेशन है प्रोसेस में, वो इक्विलिब्रियम में हो रहा है, ठीक है, क्वाजी इक्विलिब्रियम बहुत ही स्लो हो रहा है, जिससे कि आप ये कह सकते हैं कि ये रिवर्सिबल है, इंटरनली रिवर्सिबल। इसका मतलब ये हो गया कि ये इंटरनली रिवर्सिबल है, ठीक है। और तीसरा ये कि जो भी पाइप्स आपकी जुड़ी हुई हैं साइकिल ये डिवाइस में, जो डिवाइसेस से जुड़ी हुई हैं, जो अलग अलग डिवाइस में जुड़ी होंगी, चूँकि ये साइकिल में है तो अलग अलग डिवाइस यूज़ करना है, वो वेल इंसुलेटेड है, पूरा का पूरा इंसुलेटेड है, और हीट ट्रांसफ़र जो है नेग्लिजिबल है, ठीक है। एक तरह से ये आप समझ लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपको ये सिंप्लीफिकेशन करने के लिए। अच्छा, अब इसको आप ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आप चाहे तो प्रॉपर्टी डायग्राम में भी देख सकते हैं, जो कि बहुत आसान हो जाता है, और ख़ास तौर पे पीवी और टीएस डायग्राम जो है बहुत ही यूज़फुल डायग्राम्स है आपको एनालिसिस करने के लिए। क्योंकि जब आप पीवी डायग्राम में आप ये प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि अगर पीवी डायग्राम में आपने किया साइकिल, जब अगर ऐसा होता है जिसमें आपने देखा 1 2 3 4 ये साइकिल के फॉर्म में आ रहा है, जैसे पहला 1 और 2 जो है वो आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, 2 और 3 कांस्टेंट प्रेशर पे है,
3F जो है आपका एडियाबैटिक या एसेंट्रोपिक प्रोसेस में है, और 1/4 आपका जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे है। तो ये एरिया अंडर द कर्व जो है वो डब्ल्यू नेट हो जाएगा। तो काइंड ऑफ ये जो पीवी डायग्राम है काफ़ी यूज़फुल है पता करने के लिए डब्ल्यू नेट है। इसी तरह से टीएस डायग्राम भी आप कह सकते हैं, बट टीएस डायग्राम में जो कांस्टेंट जो है वो जैसे कि 3 और 4 ये वाला जो एसेंट्रोपिक मान के चले थे वो ऐसा दिखेगा, ठीक है। और 1 2 2 3 3 4 4 1 इस तरह से दिखेगा। तो इसमें भी ऑफ कोर्स एरिया अंडर द कर्व डब्ल्यू नेट है, बट प्रेजेंटेशन देखिए कितना फ़र्क हो जाता है। प्रोसेस जब अलग अलग होता है तो कई बार कौन सा डायग्राम में प्रेजेंट करे ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए इस पर भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब टीएस डायग्राम क्यों वैल्यूबल हो जाता है, क्योंकि टीएस डायग्राम जो है अगर जैसे पीवी डायग्राम पता करना है तो नेटवर्क प्रोड्यूस जो है वो आराम से निकाल सकते हैं। वही चीज़ जो है आपका टीएस डायग्राम में अगर निकालना है तो एरिया अंडर द कर्व निकल के आ जाएगा आपका टोटल हीट ट्रांसफ़र। तो जैसे इसमें ये टोटल हीट ट्रांसफ़र के हिसाब से आना चाहिए। तो ये टोटल जो है नेट हीट ट्रांसफ़र जो है साइकिल में आएगा, ये वाला जो एरिया अंडर द कर्व है। क्योंकि नोट कीजिए क्यू डी क्यू जो है वो टी एस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल आपको टी डी एस मिल जाएगा। तो इसमें दो तीन चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है। एक ये कि हीट एडिशन जो है वो इससे आप पता कर सकते हैं कि अगर ये हमेशा जो है वो डायरेक्शन जो है इंक्रीजिंग एंट्रोपी के डायरेक्शन में होगा, और हीट रिजेक्शन जो है हमेशा जो है डिक्रीजिंग एंट्रोपी के डायरेक्शन में होगा। तो प्रॉपर्टी डायग्राम एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है करने के लिए। अब हम लोग कंसिडर करते हैं कार्नोट साइकिल को। सो कार्नोट साइकिल जो है जैसा हमने कहा इसमें 4 जो है रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, ओके। और जैसे हमने कहा था कि आइडियल, जब हम लोग आइडियलाइजेशन कर रहे थे कि आइडियल साइकिल की बात कर रहे थे, तो आइडियल साइकिल में हमेशा हम लोगों ने इंटरनल रिवर्सिबल कहा है। बट कार्नोट के केस में हम जो है हमेशा टोटली रिवर्सिबल कंसिडर करते हैं। तो उस केस में ये इम्पॉर्टेंट है कि टोटली, क्योंकि एक्सटर्नल आइडियल के केस में क्या होगा कि जो बाउंड्री के बाहर कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फाइनल डिफरेंस या ज़ीरो डिफरेंस पे, ऑलमोस्ट ज़ीरो डिफरेंस टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफ़र हो रहा हो, उसके बाहर फाइनाइट टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफ़र हो रहा होगा। लेकिन कार्नोट के केस में हमें टोटली रिवर्सिबल करना प्रोसेस कंसिडर करते हैं। और इसी वजह से आपका जो है ये जो डेफिनेशंस आते हैं वो उसकी वजह से आते हैं। तो कार्नोट में हम लोग 4 प्रोसेसेस लेंगे, और ये 4 डिवाइस से जुड़ी हुई है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, अगर आप पीवी डायग्राम से देखें तो 1 to 2 जो है वो आपका एक आइसोथर्मल टरबाइन है, ओके। यहाँ पे क्यू इन यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, और ये टरबाइन एसेंशली 1 से 2 ऑपरेट कर रहा है यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद ये एक आइसेंट्रोपिक टरबाइन में जाता है, जो कि मान के चलिए कि ये आपका एंट्रोपी इसका कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये पीवी नोट कीजिए पीवी डायग्राम है। उसके बाद ये 3 और 4 जो है वो कंप्रेसर में जाता है, ओके, जो कि हीट इसमें कुछ रिजेक्ट करेगा और टेम्परेचर इसका कांस्टेंट होगा, तो आइसोथर्मल कंप्रेसर है। उसके बाद आइसेंट्रोपिक जो प्रोसेस है फिर से कंप्रेसर में जाता है, जिसमें कि ये एंट्रोपी कांस्टेंट होगा और एसेंशली वॉल्यूम फर्दर रिड्यूस हो जाएगा। तो ये देखा जाए तो इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस है और 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, बट ये 2 काइंड ऑफ भाग में है। पहला आपका आइसोथर्मल हीट एडिशन हो गया, उसके बाद वो और एक्सपेंशन हो गया। एक बार आपने ऐड किया, फिर एंट्रोपी कांस्टेंट हो गया और फर्दर एक्सपेंड कर गया। एक्सपेंशन तो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, लेकिन पहले केस में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, इस केस में एंट्रोपी कांस्टेंट है, और इस केस में आपका आइसोथर्मल मतलब टी एल कांस्टेंट है, और इस केस में एस कांस्टेंट है, ठीक है, आइसेंट्रोपिक की। बट ये है कि आपका 2 स्टेज है जिसमें एक्सपेंशन हो रहा है और 2 स्टेज से कंप्रेशन हो रहा है। एक में आप हीट डाल रहे हैं,
आइसोथर्मल कंडीशन पे, फिर आइसोट्रोपिक पे कंटिन्यू एक्सपेंशन होता है, उसके बाद आपका रिजेक्शन सिस्टम आता है हीट रिजेक्शन में, लेकिन आइसोथर्मल से स्टार्ट होता है, फिर आइसोट्रोपिक कंप्रेशन होता है। अब इसको आप साइकिल मान के चलिए इसको, तो ये साइकिल का जो कॉरस्पॉन्डिंग इफ़िशियंसी होगी जो कि हाईएस्ट टेम्परेचर TH है और लोएस्ट टेम्परेचर TL है, तो इफ़िशियंसी जो है वो रिवर्सिबल है। ये आपने हम लोग पहले भी डिस्कस किया था कि 1 माइनस TL/TH हो जाएगा, तो ये आपका ईटा TH रिवर्सिबल जो है 1 माइनस TL/TH है। इस चीज़ को आप TS में देखें तो बड़ा आसानी से आपको समझ में आएगा कि ये आपका 1 2 जो है TH पे हीट इन आया, फिर आइसेंट्रोपिकली ये 2 to 3 एक्सपेंशन हुआ, फिर हीट रिजेक्शन जो है वो TL पे हुआ 3 to 4, फिर 4 to 1 जो है वो आइसेंट्रोपिकली आपका कंप्रेस हो गया, जिससे कि वापस उस टेम्परेचर पे आप आ गए। तो इसकी वैल्यू क्या है इस कार्नोट साइकिल की कि ये पहली बात तो ये है कि बहुत ही आराम से आप इसके इफ़िशियंसी एक रेफरेंस के तौर पे निकाल सकते हैं, जैसे हमने कहा। ठीक है, तो वैसे तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंडीशन बहुत ही डिफ़िकल्ट है बनाने के लिए, तो कहने का मतलब कार्नोट ऐसा तो बना नहीं सकते प्रैक्टिकली, तो इसका वैल्यू तब निकल के आता है क्योंकि आपने इसे आइडियल माना और एक बहुत ही स्टैंडर्ड एक रेफरेंस हो गया, और ये एक मैसेज है एक आइडियल सिस्टम बनाने के लिए भी, जो कि इसके कंपैरिजन में आप, तो इसके कंपैरिजन में आप आइडियल सिस्टम, आइडियल चाहे साइकिल या एक्चुअल साइकिल को आप कंपेयर कर सकते हैं कि कितना आप क्लोज लेके आते हैं। याद रखिए आइडियल में क्या है कि आप इंटरनल रिवर्सिबल है, टोटल रिवर्सिबल नहीं होता, और एक्चुअल में तो खैर इंटरनल भी नहीं है, रिवर्सिबल होता है। तो ऐसे केस में आपको ध्यान देना होगा कि ये इसकी जो वैल्यू केवल एक रेफरेंस के तौर पे है, और उस रेफरेंस से आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा वैल्यू। एक वैल्यू बहुत आराम से निकल जाती है कि अगर आपको एफिशिएंसी बढ़ानी है तो कौन सा टेम्परेचर आपको बढ़ाना या कम होना करना पड़ेगा। तो जैसे कि एफिशिएंसी अगर आपको सिस्टम की बढ़ानी है या इस साइकिल की बढ़ानी है, तो TL अगर आप कम करें तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, या TH इसका ज़्यादा करे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो इस तरह के मैसेजेस और इस तरह के इंडिकेशन आप ले सकते हैं और उसके वो अप्लाई कर सकते हैं आइडल या आपके एक्चुअल साइकिल में। इसका डेरिवेशन भी निकाल सकते हैं इस एफिशिएंसी का, हमने पहले भी किया हुआ था, लेकिन फिर से याद दिलाने के लिए हम लोग एक सिंपल सा डेरिवेशन लेते हैं, जिसमें कि ये सिस्टम लेते हैं ये वाला। ठीक है, तो इसमें अगर आपने लिया तो इसमें Q in कितना है, Q in जो है आपका, चूँकि ये रिवर्सिबल सिस्टम आप मान के चल रहे हैं, तो Q in आपका आ जाएगा TH S2 माइनस S1, और Q out आ जाएगा आपका TL S3 माइनस S4, और चूँकि S4 और S1 जुड़ा हुआ है और S3 और S2 जुड़ी हुई है, क्योंकि दोनों सेम आइसेंट्रोपिक है, तो ये हो गया TL S2 माइनस S1। और इसका मतलब ये है कि आप ईटा का निकाले, जैसे कि यहाँ पे ईटा है, ईटा क्या है, W नेट जो आपका निकला आउट हो गया, W नेट आउट डिवाइडेड बाई Q in। तो W नेट जो है वो इसको ऐसे भी ले सकते हैं, 1 माइनस Q आउट डिवाइडेड बाई Q in, और Q in आपका है और Q out ये है, तो ये अगर आप निकाले तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा बिकॉज S2 S1, तो Q out आपका है TL ये वाला पार्ट, और दूसरा Q in है TH ये वाला, ये नॉर्मली ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये निकल के आया आपका ये एक्सप्रेशन जो हम यहाँ पे डिराइव करना चाहते थे। ठीक है, तो ये रहा आपका बेसिक जो आपने कार्नोट साइकिल की बात करें। तो अब इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इन सब जो पावर साइकिल में, गैस पावर साइकिल में आपको वर्किंग फ्लूइड जो है वो गैस है, और मैंने जैसे बताया था कि दो तरह के साइकिल्स हुए, आपका गैस हो गया और वेपर हो गया। तो अभी हम लोग गैस की बात कर रहे हैं, और इसमें हम लोग कुछ एजम्पशंस लेंगे, जैसे कि आमतौर पे जो इसमें आपको एक्चुअल कंबशन जो चैम्बर होगा उसमें एयर भी होगा और फ्यूल भी होगा, और कंबशन के साथ प्रोडक्ट भी होगा। तो हम लोग जो एज्यूम करेंगे कि ऐसे केस में हीटिंग एक कोई सेक्शन है जिसमें एयर आ रहा है और हीट सप्लाई हो रहा है, तो कंबशन चैम्बर को हमने रिप्लेस कर दिया हीट के साथ, तो ये काइंड ऑफ आइडियलाइजेशन है। ठीक है, ये आइडियल साइकिल की तरह कंसिडर करेंगे, और ये भी कंसिडर करेंगे कि वर्किंग फ्लूइड जो है वो एयर और फ्यूल में जो हो रहा है उसमें एयर का
कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा। जैसे एयर प्रिडोमिनेंटली हम लोग मान के चलेंगे नाइट्रोजन, जिससे कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा, तो एयर जो अंदर आ रहा है वो बाहर उतना ही आ रहा है, कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, बट उसका बेसिकली टेम्परेचर बाकी जो बिकॉज ऑफ हीट जो है आपका जो चेंज हो रहा है वो होगा, बट एयर वैसे ही रहेगा एयर। तो एक तरह से ये इस तरह के अजम्पशंस हैं जो हमें लगाने पड़ेंगे, तो इसे कहते हैं एयर स्टैंडर्ड अजम्पशन। तो ये और हम जो समरी इसका जो अजम्पशंस का है वो ये रहेगा कि जिसे हम लोग कहेंगे एयर स्टैंडर्ड अजम्पशन, कि जो वर्किंग फ्लूइड है वो एयर वो कंटिन्यूसली सप्लाई होगी क्लोज लूप में, वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा और वो हमेशा बिहेव करेगा आइडल गैस फॉर्म में। और जितना भी प्रोसेसेस हैं साइकिल में वो इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। कंबशन जो प्रोसेस हो रहा है इसमें उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे हीट एडिशन से, और जो एग्जॉस्ट प्रोसेस है जो बाहर निकल रहा है उसको जो कि हम लोग कहेंगे कि उसको हम हीट रिजेक्शन से कर देंगे, जिससे कि आपका जो वर्किंग फ्लूइड है वो इनिशियल स्टेट में आएगा। तो ये हम लोग एजम्पशंस ले रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हम ये भी एजम्पशन लेंगे कि कोल्ड एयर स्टैंडर्ड है। इसमें हम अज्यूम करते हैं कि एयर का जो हीट कैपेसिटी है वो कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू जो है वो 25 डिग्री पे है। दूसरा ये है कि ये जो साइकिल है जब हम लोग कहेंगे कि एयर स्टैंडर्ड साइकिल, इसका मतलब ये होगा कि इस साइकिल पे एयर स्टैंडर्ड अजम्पशंस हम लोगों ने अप्लाई किया जो अभी हम लोगों ने अभी इसको पढ़ा। ठीक है, तो ये जो एजम्पशंस हैं ये हम आमतौर पे हर प्रोसेसेस में करेंगे, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। ये एजम्पशंस को एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या क्या एजम्पशंस है, बट फिर भी आपको ये सब ध्यान देना जरूरी है क्योंकि ये सब जो एप्लीकेशंस है जो पर्टिकुलर इस कोर्स में हम करेंगे वो इसी एजम्पशंस पे जो जुड़ा होगा। तो आगे के लेक्चर में हम लोग इसे रेसिप्रोकेटिव इंजन के बारे में समझेंगे और कैसे इन सब चीज़ों को यूज़ करना है उसके बारे में। तो जब हम लोग एनालाइज करेंगे आपके ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, इसके बारे में जो एग्जाम्पल के माध्यम से, तो बजा के और अच्छे से हम समझेंगे। ठीक है, तो फिर मुलाकात करते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।